गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीमती रामकुमारी महिला निजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर सेकंड कैलकुलस में फर्स्ट टॉपिक अवकलन है बेटा, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने 12th क्लास में भी अवकलन पढ़ा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अवकलन कहते किसको हैं। ठीक है ना, अवकलन होता क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं ये कहूं कि एक कोई वृत्त है, एक सर्किल है, उसकी त्रिज्या है r, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल या फिर एरिया, ये हो जाएगा आपका a = पाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि अगर r की वैल्यू 1 हो, r बराबर 1 है, तो a का मान क्या होगा, a बराबर यहाँ r की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा। r अगर अपन इसमें रखते हैं 2, तब एरिया क्या आ जाएगा इसका, 4 पाई क्या। ठीक है बेटा, अपन ने मैथ्स में या फिर अपन बात करें साइंस की, दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ी है या फिर दो प्रकार की राशियां पढ़ी हैं। एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। पहले मैं राशियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। राशियां, या फिर क्वांटिटीज। राशि कहते किसको हैं? राशियां वे सब जिनमें गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जा सकती हों, राशियां कहलाती हैं। जैसे अपन ने देखा है कि भाई 2 + x है, या 2 × x है, या फिर x/2 है। गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है कि वे सब जिनको जोड़ा जा सके, घटाया जा सके, गुणा की जा सके और जिनमें आपस में भाग दिया जा सके। संक्रियाओं से मतलब है 4 संक्रियाएं होती है बेसिकली मैथ के अंदर, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इसका मतलब वे सब जिनको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा की जा सकती है और भाग दिया जा सकती है, वो कहलाती हैं अपनी राशियां। ठीक है, अब बात आती है कि राशि के प्रकार कितने होते हैं। राशियों को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अचर राशि, इसको अपन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और दूसरा है चर राशि या फिर चर, इसको अपन बोल देते हैं वेरिएबल। अब बेटा इसकी अगर बात करें कांस्टेंट या फिर अचर राशि की, ऐसी राशियां जिनका संख्यात्मक मान स्थिर रहता है या फिर जिनका संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है, उन राशियों को अपन बोलते हैं अचर राशि। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9.5 है, या फिर ई है, पाई है। ठीक है ना, ये सब क्या होंगी, अचर राशियाँ होंगी। क्यों? क्योंकि इनका संख्यात्मक मान, भाई पाई की वैल्यू अपन लेते हैं 3.14 या फिर 22/7, तो फिक्स है ना एक पर्टिकुलर केस में कि भाई पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होगी। ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, और ये सब इनके जो संख्यात्मक मान है वो क्या है, स्थिर है। अचर राशियों को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक छोटे अक्षरों ABC द्वारा व्यक्त करते हैं। अब बात आती है किसकी, चर राशि की। चर राशि किसको कहेंगे? वे राशियां, मतलब ऐसी राशियां जिनका संख्यात्मक मान परिवर्तित होता रहता है केस टू केस, या फिर ये कहें कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे यहाँ से कॉलेज से राधा के घर की दूरी 2 किलोमीटर है। ठीक है, मेरे यहाँ से राधा के घर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। अगर मैं अपना स्थान बदल दूं या फिर बच्चे का नाम बदल दूं तो दूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। मतलब कॉलेज और एक पर्टिकुलर जो बच्चा है उसके घर के बीच की दूरी वो है चेंजेबल है। ठीक है ना, इसलिए जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बच्चे के घर की दूरी वो चर होगी। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि किसी आपकी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों का बर्थडे, या आपकी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों की फादर्स की डेट ऑफ बर्थ,
या एज, वो क्या है, चेंजेबल है, केस टू केस वो चेंज हो सकती है, तो ये कहलाएगी चर राशि। या फिर अपन कहें कि चर राशि को किससे दर्शाते हैं कि सर अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों द्वारा चर राशियों को व्यक्त किया जाता है। अपने सिलेबस में 3 चर राशियों से ज़्यादा चर राशियों के क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है ना। अब कोई ये कहे कि सर ये और ये अलग अलग चीज होगी, हाँ, क्योंकि बेटा देखो पाई जो है ना, पाई इसकी वैल्यू क्या है 22/7 भी है और 3.14 भी है। ये केस टू केस वेरी करती है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये फिक्स है। वैसे ही ये जो है XYZ, इनको मैं ले लेता हूं। चर राशि किसको कहोगे, अब ये नहीं पढ़ रहे हैं अपन, ये पढ़ेंगे चर राशि। वे सब जिनका संख्यात्मक मान बदलता रहता है या फिर जिनका संख्यात्मक मान परिवर्तनशील होता है, उनको अपन बोलते हैं चर राशि। अब आप ये कहोगे सर ये जो आपने एग्जाम्पल लिया था इसमें R का मान भी तो परिवर्तित हो सकता है ना, बदल सकता है कि नहीं, बदल सकता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई सभी अपनी नोटबुक में एक वृत्त बनाइए, मैंने त्रिज्या डिसाइड नहीं की कितनी है, तो सबकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग आएगी, संभावित है, सेम तो नहीं आएगी ना सबकी। तो बेटा त्रिज्या जो है ये क्या होगी, ये चेंजेबल है, ठीक है। तो अपन त्रिज्या R को क्या बोल सकते हैं, ये चर राशि है। दूसरा, जैसे ही अपन ने R का मान बदल दिया, वैसे ही जैसे R का मान 1 रखा तो एरिया क्या आ गया, पाई। R का मान अपन रखते हैं 2 तो क्षेत्रफल क्या आ गया, 4 पाई। तो जैसे ही अपन ने R का मान बदला, A का मान भी बदल गया। इट मीन्स A भी क्या होगा, ये भी चर राशि होगी। लेकिन ये जो पाई है, देखो फर्क क्या है इसमें और इसमें। R का मान अपन अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। R का मान जैसे मैंने 1 लिया, 2 लिया, आप 1.1 ले लो। अगर R बराबर 1.1 होगा तो एरिया क्या होगा, A इक्वल टू क्या होगा, यहां रखो 1.21 पाई। 1.1 का स्क्वायर कर दिया ना। तो बेटा R जो है वो अपन अपनी इच्छा से R का मान कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन ये जो A का मान है 1.21 पाई, ये R बराबर 1.1 के अलावा और किसी भी वैल्यू पे नहीं आएगा। इट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ये चर राशि तो है, लेकिन ये किस पे निर्भर करती है, इस पे निर्भर करती है। क्लियर। इसका मतलब चर राशि 2 प्रकार की हुई, एक स्वतंत्र चर राशि और दूसरी आश्रित चर राशि। या फिर एक ऐसा मान जो स्वतंत्रता पूर्वक आप कुछ भी ले सकते हो। R का मान अपन 1 लिया, 2 लिया, फिर 1.1 लिया, ठीक है ना। तो R क्या है, स्वतंत्र चर राशि है। चर राशि क्यों कहा, क्योंकि ये चेंजेबल है। और स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक ये किसी दूसरी पे निर्भर नहीं कर रही है। जैसे A बराबर पाई किस पे निर्भर करेगा, A बराबर पाई R के मान 1 पे निर्भर करेगा ना। 4 पाई कब आएगा R का मान, जब R बराबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अपने सिलेबस में क्या है, 2 प्रकार की चर राशि है मेनली। एक तो है स्वतंत्र चर राशि और दूसरी है आश्रित चर राशि। इसको बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब बात आती है मैथ में बेटा हर चीज के लिए ना संकेत होता है। जैसे त्रिज्या के लिए R है, क्षेत्रफल के लिए A है, ऐसे ही आयतन के लिए V है, ऊंचाई के लिए H है, कोण के लिए थीटा है। तो अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्मॉल x और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा y से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब अगर मैं मैथमेटिकली या फिर अपन ये कहें कि चर राशि के रूप में इस रिलेशन को लिखना चाहूं तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि a डिपेंड करता है r के मान पे, इसलिए r को अपन ने चेंज कर दिया x से और a को चेंज कर दिया y से। तो ये एक रिलेशन हो गया किसके बीच, एक संबंध हो गया किसके बीच, आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच। और एक विशेष प्रकार के संबंध को अपन क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। फलन को किससे दर्शाओगे, आप ऐसे लिख सकते हो, ये y इक्वल टू क्या है, fx है। ठीक है ना, y इक्वल टू क्या है, fx है, मतलब y x का कोई फलन है। फलन क्या है, ये है। अब बात आती है बेटा कि अवकलन क्या होता है। भाई y का मान या फिर a का मान r के मान पे निर्भर कर रहा है। बात क्या चल रही थी अपनी कि अवकलन क्या होता है, वहीं आते हैं। अगर मैं ये कहूं
अगर मैं ये कहूं कि भाई r का मान अपन ने 1 से 2 कर दिया, या फिर ये कहें, अब इधर आ जाओ, पहले मैंने क्या लिया, x बराबर 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, y बराबर होगा पाई, और x बराबर लेंगे अपन 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई। x बराबर अगर मैं ले लेता हूँ 1.1, तो y की वैल्यू क्या होगी 1.21 पाई। ठीक है, x के मान में कितना चेंज हुआ उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल x से, जैसे यहाँ से यहाँ, इसको मैं x1 ले लेता हूँ, ये हो गया आपका x2, तो डेल x मतलब x के मान में परिवर्तन कितना हुआ 1 हुआ, तब y के मान में परिवर्तन कितना होगा डेल y, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया आपका 3 पाई। अब अगर ये कहें कि भाई किस दर से ये परिवर्तित हो रहा है, भाई अपन ने x का मान 1 बढ़ाया तो y का मान कितना बढ़ा 3 पाई बढ़ा, तो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर अगर निकालनी हो, क्या बोल रहा हूं मैं, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे डेल y अपॉन डेल x से। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ये कितना हो जाएगा डेल y बाई डेल x, देखो भाई ये 3 पाई अपॉन 1, तो 3 पाई 1। ठीक है, अब अगर बेटा ये कहा जाए कि हमें ये देखो 1 और 2 है ना, 1 और 2 के बीच लगभग इन्फिनेटिव नंबर्स आएंगे 1.1, 1.2 से लेके 1.9 तक, या फिर 1.01, 1.02, 1.03 से लेके 1.009 तक, ऐसे इन्फिनेटिव वैल्यूज आ सकती हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है सर, डेल एक्स है ना बहुत बड़ा है। अब अपन क्या है साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में बेटा छोटी चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, या फिर साइंस में क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर मैं ये दर तो होगी y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर तो होगी, अगर इस परिवर्तन की दर को अपन छोटा करना चाहें तब अपन क्या करेंगे, इसको छोटा कर दो, भाई परिवर्तन x के मान में कम परिवर्तन होगा तो y के मान में ऑब्वियसली कम परिवर्तन होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि डेल x मेरे को बहुत छोटा करना है, या आपने 12th में पढ़ा है, अगर डेल x टेंड्स टू 0 है, इट मीन्स डेल x 0 के बराबर नहीं है लेकिन लगभग 0 है, तब ये जो वैल्यू होगी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं डेल x आएगा तो वहां अपन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखेंगे 0 रख देंगे, और डेल y बाई डेल x, ये क्या हुआ, ये हुआ y के मान में x के सापेक्ष सूक्ष्म परिवर्तन की दर, सूक्ष्म परिवर्तन की दर, और यही कहलाती है y का x के सापेक्ष अवकलन। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से। ठीक है, तो कोई पूछे कि भाई अवकलन क्या होता है, तो क्या कहोगे आप कि y का x के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या है कि y के मान में x के मान के सापेक्ष सूक्ष्म परिवर्तन की दर को अपन y का x के सापेक्ष अवकलन कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा अपन ने 12th क्लासेस में और 11th क्लास में जो पीछे की अपन ने क्लासेस ली हैं वहाँ अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आप डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n, मतलब x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन अपन ने पढ़ा था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है ना, अब ये ना लेके अपन क्या लिख रहे हैं, देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष किसका, ax प्लस बी की पावर n का। आपको अच्छे से याद है अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था, अगर x की जगह x का फलन दिया हुआ है तो इसको एक बार कैपिटल X मानते हुए अपन इसका अवकलन कर लेंगे, और फिर ये जो कैपिटल X के प्लेस पे वैल्यू आई है इसका इंटू में और अवकलन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये n इंटू एक्स की पावर मतलब ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसका अवकलन होगा ये ax प्लस बी का।
और ax प्लस बी का अगर अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, b कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 होगा, ax का अवकलन हो जाएगा a। तो क्या होगा ये आ जाएगा आपका an इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला था d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होता है। इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करके समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर d अपॉन डी एक्स दिया हुआ है और अवकलन करना है आपको e की पावर ए एक्स प्लस बी का, वही चीज़ आगे बेटा मैंने x की जगह x का कोई फंक्शन ले लिया, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसको x मानते हुए पहले तो अपन e की पावर ये ए एक्स प्लस बी लिखेंगे और फिर इनटू में अवकलन किसका होगा, x की जगह जो x का फंक्शन है मीन्स ए एक्स प्लस बी का। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का अवकलन x के सापेक्ष होगा a इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला था d अपॉन डी एक्स एनी कॉन्स्टेंट। देखो नाम ही है इसका, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं होगा, मतलब परिवर्तन 0 हुआ उसमें, और परिवर्तन 0 हुआ और अवकलन क्या होता है, परिवर्तन की दर, तो अवकलन भी क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो अवकलन होगा 0। अब बात आती है एक एग्जांपल की। अगर बेटा मैं ये कहूं कि k इंटू एक्स दिया हुआ है, सपोज मतलब x के इंटू में कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है और इसका अवकलन करना है आप लोगों को x के सापेक्ष, तो कैसे करोगे आप, कांस्टेंट एज इट इज और x का अवकलन हो जाएगा 1। इट मीन्स कोई भी कांस्टेंट अगर x के फंक्शन में है, सॉरी x के इंटू में है, तो उसका अवकलन क्या होगा, वही कांस्टेंट आ जाएगा जो उसके इंटू में है। इसके बाद है फोर्थ d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन आपने पढ़ा है क्या होता है, कोस एक्स होता है। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ये हुआ साइन ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएशन करना है आपको x के रेस्पेक्ट, किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का। वही चीज है बेटा जो इधर अपन ने प्रोसेस किया था। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अपना कोस ए एक्स प्लस बी, और अवकलन करेंगे अपन किसका, ए एक्स प्लस बी का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या आएगा, a आ जाएगा कि नहीं, तो इसका अवकलन क्या होगा, a इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ नंबर d अपॉन डी एक्स कोस एक्स। तो कोस एक्स का अवकलन x के सापेक्ष अपन ने पढ़ा है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहां अपन लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट ऐसे ही मैं ले लेता हूं कोस ए एक्स प्लस बी अगर दिया हुआ है तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स के प्लेस पे है आपका ए एक्स प्लस बी, और इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू ए, जैसे ऊपर किया है मैंने सीधा लिख लिया इसको। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन कि सर सेक स्क्वायर एक्स होता है, अच्छी बात है। एक बेसिक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ बेटा टेन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। ठीक है। तो क्या होगा ये कि एक्स के प्लेस पे एक्स आ जाएगा सर, अच्छी बात है, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और इंटू में ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है, नोट करिए एक बार इसको। फिर नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है कोस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट। क्या होता है बताइए, हाँ याद है ना आपको, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। जैसे लास्ट अपन ने किया है वैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप सॉरी कोसेक ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो क्या करना है आपको, x के प्लेस पे क्या रखना है, ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा क्या देखना, माइनस कोसेक
ए एक्स प्लस बी इंटू कोट ए एक्स प्लस बी, और फिर इंटू में डिफ्रेंसिएशन आएगा किसका, ए एक्स प्लस बी का, क्या होगा, ए होगा। ये हो गया आपका, इधर 7th था ना, 8th फॉर्मूला। नेक्स्ट है 9, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, या फिर बेसिक क्वेश्चन के डी अपॉन डी एक्स सेक ए एक्स प्लस बी अगर दिया है, सेक ए एक्स प्लस बी अगर दिया है तो ये आ जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी इंटू 10 ए एक्स प्लस बी, और फिर वापस डिफ्रेंसिएशन होगा ए एक्स प्लस बी का, तो इंटू में ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोटेक्स, कोटेक्स होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अपन ये लिख सकते हैं एज ए एग्जाम्पल कि सर कोट सी एक्स प्लस डी का कीजिए, एक्स प्लस बी का तो खूब कर लिया आपने, तो वही चीज़ है बेटा, इसे रखिए, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर देंगे अपन सी एक्स प्लस डी से, और फिर इंटू में सी डिफ्रेंसिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, तो सी कोसेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा। इज दैट क्लियर? अब है नेक्स्ट फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आपने पढ़ा है अच्छे से, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस थे, इनमें डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले में जो सी से स्टार्ट होता है, सी बोले तो कोस, कोसेक और कोट, उन तीनों के डिफ्रेंसिएशन में नेगेटिव साइन आता है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है कोस इनवर्स एक्स, यह आ जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, यह आ जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटू रूट, बोलो बोलो शाबाश, एक्स स्क्वायर -1 क्या,